गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन चालू करते हैं टॉपिक सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसको दूसरा नाम है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा। ये रूल्स फ़िलहाल आपको यहाँ ढंग से समझाता हूँ। इनको एक कॉपी बना करके 10-15 नियम जब आप लोग ढंग से याद कर लेंगे तो उसके बाद में मैं इन सबको आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, जिनसे आप कॉपी में लिख करके इनको ढंग से नोटबुक तैयार कर लेना। फ़िलहाल केवल आपको समझने है नियम। तो सिंटैक्स टॉपिक क्या था, इसकी थोड़ी सी पूर्व जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसमें मैंने कहा था एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे ये आ गया, दे आर ... ए चेयर इन द रूम। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और बीच में एक ब्लैंक्स आएगा और आपको कहा जाएगा इज एम आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी जा सकती है, उसमें से एक भरिए। तो क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में जो ब्लैंक है उसको भरवाया जाएगा, फिलिंग गैप जिसको हम बोलते हैं, फिलिंग गैप। तो इस तरह से आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, इज एम आर, और उसमें से एक जो सही होगा वो भरना होगा। तो क्वेश्चन का टाइप इस तरह से होगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब यहाँ आप इज भरें, आर भरें, इसके नियम है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, जैसे अगला मैं एक सेंटेंस देता हूँ, दे आर टू चेयर्स इन द रूम। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि देयर के बाद में तो हमेशा इजी आता है, लेकिन नहीं, दोनों जगह सब्जेक्ट देयर है। पहले वाक्यों में इज आएगा, इसका आंसर इज है, जबकि इसका आंसर आर है। तो ये कुछ बातें आपको हम बताएंगे जब आपके समझ में आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट एक वचन। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूजन है, जिनके नियम है, गोल्डन रूल्स हैं, जिनको देख कर के बात तो इसमें बताएंगे कि देर में कौन सा क्या नियम है। तो बच्चों फिलहाल अपन पहला नियम उस दिन जो मैंने बताया था उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट एक वचन होते हैं, कुछ बहुवचन होते हैं। जैसे उस दिन कहा था कि आई प्रेजेंट टेंस में एक बहुवचन रहता है, पास्ट में जाकर के एक वचन हो जाता है। आई के साथ प्रेजेंट में हैव आता है, आई के साथ डू आता है, आई के साथ हैव बीन आता है, हैज बीन नहीं आता। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आई बहुवचन होता है। जबकि पास्ट टेंस में आप जाएंगे तो आई के साथ वाज वर्ब में से वाज आता है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आई एक वचन है। तो आई का लफड़ा ढंग से समझ में आना चाहिए। आई इज plural in present tense and I is plural in present tense and I is singular in past tense। अब इसके अलावा सारे सब्जेक्ट थे। वी है, वी हमेशा बहुवचन रहता है, दे हमेशा बहुवचन रहता है, ही एक वचन है, सी एक वचन है, इट एक वचन है। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बताई थी। डू बहुवचन है, डज एक वचन है, इज एक वचन है, आर बहुवचन है, हैज एक वचन है, हैव बहुवचन है, डिड दोनों में आता है, वाज एक वचन है, वर बहुवचन है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस दिन बताई थी। आज हम देखो एक पहला नियम आपको समझाते हैं, उस नियम के बाद में आपको समझ में आएगा। तो ढंग से आप समझने की कोशिश करें। देखिए पहला नियम तो अपन बताते हैं कि कुछ कनेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टिव्स कह दो या कंजक्शंस। कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट का मतलब भी होता है जोड़ना। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंस हैं उनको एक कर दिया। जैसे आप समझने की कोशिश करें, राम इज ईटिंग फूड एंड श्याम इज ईटिंग फूड। पहला वाक्य है राम इज ईटिंग फूड, दूसरा है श्याम इज ईटिंग फूड। अगर मैं दोनों वाक्यों को एंड लगाकर जोड़ दूं तो राम एंड श्याम इज ईटिंग फूड। यहाँ जो एंड है, एंड ये आपका कनेक्टिव्स है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि जैसे हिंदी के वाक्य सुन लो, आप चाय पी रहे हैं, मोहन चाय पी रहा है, ये अलग अलग दो सेंटेंस है। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं
केवल आप ही नहीं, मोहन भी चाय पी रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर, तो नॉट ओनली बट आल्सो यहाँ एक कंजक्शन से। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शंस या कनेक्टिव्स कहा जाता है। इसका एक अच्छा नियम है और ये अक्सर बोर्ड में आता है। कुछ कनेक्टिव्स की हम बात करेंगे, जैसे एक साथ याद करते हैं। एक तो होता है नॉट ओनली बट आल्सो, ये कनेक्टिव्स है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब है न केवल अपितु, हिंदी में इसका मतलब होता है न केवल अपितु। एक होता है आइदर और, आइदर और। एक होता है नाइदर नोर, नाइदर नोर। एक होता है केवल और। पहले इनको आप हिंदी में समझिए। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है न केवल अपितु। आइदर और का मतलब होता है या तो या। जैसे कोई बोले या तो आप चाय पी लो या आप कॉफ़ी पी लो, तो उसकी इंग्लिश होगी आइदर टेक टी और कॉफ़ी। या मैं बोलूँ ना तो मोहन चाय पी रहा है ना तो ना तो ना की अंग्रेजी होती है नाइदर नॉर। ना तो मोहन पढ़ रहा है ना सोहन पढ़ रहा है, तो इंग्लिश होगी नाइदर मोहन नोर राजू। या मोहन है, कमलेश है, पूजा है, जो भी दो करता है, तो नाइदर मोहन नोर राजू, ना तो मोहन और ना ही राजू इज टेकिंग टी, चाय पी रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ना तो आप खाना खा रहे हैं ना आप चाय पी रहे हैं, ना तो आप सो रहे हैं ना पढ़ ही रहे हैं। इसका मतलब होता है या तो आप चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, या तो आप सो जाओ या पढ़ लीजिए। और इसका मतलब होता है और इंग्लिश का और है, ये हिंदी का और नहीं है। हिंदी के और का मतलब होता है एंड। ये हिंदी का और है, इंग्लिश का और है, हिंदी में इसका अर्थ होता है अथवा। अथवा कह दीजिए या फिर इसको या, जैसे या तो केवल या, आप चाय पिए या खाना खाएं, तो और यानी होता है अथवा। नाइदर नो ना तो ना, आइदर और या तो या, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब न केवल अपितु। अब इनकी क्या विशेषता है, नियम क्या है, देखिए। इनमें एक कर्ता हमेशा यहाँ आता है, पहला सब्जेक्ट हमेशा, और दूसरा कर्ता यहाँ आता है, ये दूसरा कर्ता आएगा। जैसे एक वाक्य में जोड़ता हूँ, इनको आप यहाँ इस तरह से समझने की कोशिश करें। एक वाक्य है नॉट ओनली पूजा बट आल्सो सीमा, बट आल्सो सीमा। देखो इस नियम को ढंग से समझिए आप। चारों का एक ही नियम है, चारों कनेक्टिव्स का एक ही नियम। अगर एक बार समझ में आ गया तो आप लोगों का ये नियम कंठस्थ हो गया। नॉट ओनली पूजा, न केवल पूजा बट आल्सो सीमा। ये रहा नॉट ओनली, ये रहा सब्जेक्ट फर्स्ट, ये रहा बट आल्सो, और ये रहा सब्जेक्ट सेकंड। ये देखिए आप, चाहे आप इसका यूज कर लीजिए आइदर पूजा और सीमा, चाहे नाइदर नोर का प्रयोग कर लीजिए। जब इन चारों में आप किसी का भी यूज करेंगे तो दो सब्जेक्ट आते हैं, दो। अब आपके यहाँ आएगा, अब मैं इस वाक्य को सिंटैक्स में बना करके यूज कर रहा हूँ। नॉट ओनली पूजा बट आल्सो सीमा, खालिस्तान है, कुकिंग फूड। अब आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, नॉट ओनली पूजा बट आल्सो सीमा डॉट 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 कुकिंग फूड। और अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इज एम आर में से एक करेक्ट हेल्पिंग वर्ब भरिए। अब हमारे पास नॉट ओनली पूजा बट आल्सो सीमा, दो सब्जेक्ट हैं, एक पूजा है एक सीमा है। यहाँ तो दोनों सिंगुलर हैं, पूजा भी सिंगुलर है और सीमा भी सिंगुलर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
यहाँ एक वचन हो, यहाँ बहुवचन हो, या उल्टा हो सकता है, यहाँ बहुवचन हो, जैसे यहाँ वी हो, यहाँ सीमा हो, यहाँ बहुवचन हो सकता है। कहीं भी दोनों तरफ अगर बात करें अपन तो कहीं भी एक वचन हो सकता है, कहीं भी बहुवचन हो सकता है, एक वचन बहुवचन भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें इज में से क्या भरें, तो एक के साथ समझने की कोशिश करें कि पहला सब्जेक्ट है पूजा, दूसरा है सीमा। इन चारों कनेक्टिव्स में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सेकंड सब्जेक्ट है सीमा, सीमा एक वचन है तो यहाँ आएगा इज आएगा। अगर सीमा के स्थान पर मान लीजिए दे होता दे तो आ रहा था, हमारा पूजा से कोई मतलब नहीं। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस मोर। इफ देर आर these four connectives in any sentence, just like not only but also, either or, neither nor and or, then we have to use helping verb according to the second subject. हिंदी सुनिए, यदि किसी वाक्य में नॉट ओनली, चारों का एक नियम है, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और अगर किसी वाक्य में नजर आ जाए तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है उसको देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब बनना है। अगर दूसरा सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगी, और दूसरा सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगी। मैं 4-5 एग्जांपल्स देता हूँ चारों के अलग अलग, एक नॉट वाला का दे देता हूँ, एक आइदर और का दे देता हूँ, एक नाइदर नॉर का। तो आप लोग इस नियम को ढंग से समझें, बहुत अच्छा नियम है, और एक साथ ही आपके चारों कनेक्टिव समझ में आ जाएंगे। कनेक्टिव्स नहीं पढ़ा रहे हम पढ़ा रहे हैं सिंटैक्स, यानी कनेक्टिव्स अगर वाक्य में आ जाए तो सिंटैक्स कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। देखिए, एक नियम है आइदर मीना और यू, आइदर मीना और यू गोइंग डॉट डॉट के बाद में है गोइंग टू अलवर। पहला वाक्य है, कोष्टक में वही है, इज एम आर भी आ सकता है, वाजवर भी आ सकता है, इज एम आर। दूसरा वाक्य ढंग से समझिए, अब इसमें क्या आएगा, नाइदर यू nor your sister dot 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 pass PMT एग्जाम। इसमें खालिस्तान में आपको भरना है अथवा हैज में से एक। आप चाहें तो कॉपी में उतार भी सकते हैं इनको और ढंग से समझ भी लें। 3-4 मैं एक साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक दे देते हैं आई, चलो आई के स्थान बहुवचन है, एक दूसरा दे देते हैं मोना और हर फ्रेंड्स, मोना और हर फ्रेंड्स डांसिंग। खालिस्तान में है, वाजवर में से एक भरना है आपको। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, देखो ढंग से समझो। आइदर मीना है, ये पहला सब्जेक्ट है, और यू दूसरा सब्जेक्ट है। मैंने ये कहा था आइदर के बाद पहला सब्जेक्ट आएगा और के बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा। अगर नाइदर नॉर कनेक्टिव्स है तो नाइदर के बाद पहला सब्जेक्ट आएगा, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट है। अगर और है तो ये नॉट ओनली होता तो नॉट ओनली में पहला सब्जेक्ट आता, बट ऑल्सो के बाद दूसरा। 2 सब्जेक्ट आते हैं, डेफिनेट हैं, कनेक्टिव्स हैं। कनेक्टिव्स का मतलब जोड़ना है। अगर 2 सब्जेक्ट नहीं आएंगे तो फिर जोड़ेंगे किसको। तो देखिए, अब हमें भरना है खालिस्तान में इजेएमआर में से एक। हमारा पहला सब्जेक्ट है मीना जो सिंगुलर है, यू हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। अब हमें ये याद रखना है कि कौन सा भरें, मीना को देख के भरें या यू को देख के भरें। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि अगर आपके आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और अगर आ जाएं
तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बननी है। अब सेकंड सब्जेक्ट हमारा यू है, यू, और यू बहुवचन मैंने कहा था, ढंग से याद देखो, यू चाहे कोई सा भी टेंस हो, यू तो बहुवचन होता है, इसलिए बहुवचन के कारण ईजेएमआर में से यहाँ आएगा आर। तो ये आप ढंग से, जिसके समझ में नहीं आए वो दोबारा समझ लें कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और अगर किसी वाक्य में कनेक्टिव्स के रूप में आते हैं तो हमेशा दूसरे कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भरी जाती है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, देखो नाइदर यू नॉर, यहाँ पर यू ये प्लूरल है, प्लूरल, नॉर योर सिस्टर, यहाँ सब्जेक्ट योर नहीं योर सिस्टर है, और सिस्टर सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा यू बहुवचन है, दूसरा है एक वचन। अब हमें यू से कोई मतलब नहीं, हमें तो दूसरा सब्जेक्ट एक वचन है, और एक वचन इन दोनों में से मैंने परसों या जब वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि हैज एक वचन है बहुवचन है, तो यहाँ आएगा हैज। तो दूसरे वाक्य का सटीक उत्तर होगा हैज। तीसरे में देखिए मोना एंड हर फ्रेंड्स, मोना एक वचन है लेकिन उसके दोस्त हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड होता तो दोनों एक वचन, लेकिन फ्रेंड्स हैं, तो ये बहुवचन होने के कारण यहाँ आएगा वर्ब, ये आ गया वर्ब। तो ये पहला नियम था, जो कई नियमों को एक साथ, चारों नियमों को हमने एक साथ जोड़ के अलग अलग लिखाते कि नॉट ओनली का ये बट आल्सो का ये। तो विद्यार्थियों आप लोग ढंग से दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आइदर और, नाइदर नॉर, केवल और एक नॉट ओनली बट आल्सो। अगर चारों कनेक्टिव्स किसी भी वाक्य में हो तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार अपन को हेल्पिंग वर्ब बननी है। हेल्पिंग वर्ब अगर सेकंड सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगी, और सेकंड सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगी। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरा नियम। तो ये आपने उतार लिया होगा ढंग से, नहीं उतारा है तो इसको मैं एक साथ, जब टॉपिक लगभग आधा से ज़्यादा हो जाएगा तो अगली बार मैं ये डाल दूँगा। नेक्स्ट टाइम मैंने 200 से ज़्यादा फोरम आपके लिए तैयार किए हैं। 10वीं के बाद में बच्चों की इस हर साल मैं देखता हूँ कि मीनिंग्स, स्पेलिंग्स और वर्ब बिल्कुल याद नहीं होती, तो आपको अगली बार मैं लगभग 250 फोरम PDF फाइल बना करके ग्रुप में डालूँगा। आप लोग उन 250 फोरम हैं वो, जैसे मान लो ईट की 3 फोरम होती हैं, ईट, एट, ईटन 5 होती हैं, लेकिन चौथी और पांचवी याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं लगभग 250 मीनिंग्स जो हैं वर्ब की फोरम, अलग अलग फर्स्ट फोरम, सेकंड फोरम, थर्ड फोरम, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन की, इस वर्ब का हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें डाल करके और आपको दूंगा। और आप लोग रोज़ कम से कम 30 से 40 फोरम इन छुट्टियों में याद करना। अगर 11वीं में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, क्योंकि इंग्लिश को अगर सुधारना है तो 11वीं क्लास सबसे बेस्ट क्लास होती है। 12वीं में इतना सिलेबस है, ग्रामर है नहीं, तो आपको आपकी कमजोरी दूर नहीं कर सकते, और 12वीं के बाद में तो इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है, सिलेबस में से हट जाती है। तो आप लोग निश्चित रूप से उस फॉर्मों को घर पर, कुछ लर्न का काम होता है, कुछ समझने का काम होता है, समझाने का काम मैं यहाँ आपको बताऊँगा, लेकिन याद करने का काम आपको हम डालते रहेंगे, तो आप लोग उनको घर पे ढंग से याद करें। तो फोरम नेक्स्ट टाइम पे मैं डाल दूँगा। अब अपन बात करते हैं नियम नंबर 2। अगर ये पहला नियम जिसके समझ में आ गया, दूसरा नियम बिल्कुल इससे उल्टा है, और एक साथ दो, जब भी किसी चीज़ को याद करो तो कंपेरिजन करके याद करो। कंपैरिजन में बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर आप एक याद कर रहे हैं तो दूसरा उसके बिल्कुल उल्टा होता है, तुलनात्मक कंपैरिजन। तो देखिए पहला था, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये चारों कंजक्शंस किसी वाक्य में हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन अब मैं 4 कनेक्टिव्स बता रहा हूँ, देखिए कौन कौन से हैं। एक कनेक्टिव्स होता है एज वेल एज, एज वेल एज। एक होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। एक होता है विद, एक होता है अलोंग विद, एक होता है बिसाइड्स। देखो पहली 5 कंजक्शंस आप समझिए, इनका हिंदी अनुवाद समझिए। इसका मतलब होता है साथ साथ,
जैसे मैं मोहन के साथ साथ मार्केट में जा रहा हूँ, तो आई एज वेल एज मोहन आई एम गोइंग टू अलवर। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। जैसे मैं कहूँ कि आपके अलावा क्लास में मोहन भी बैठा हुआ है, तो मोहन इज आल्सो सिटिंग इन एडिशन टू यू, इन एडिशन टू यू। विद का मतलब तो आप सब जानते हैं, साथ में होता है। अलोंग विद का भी मतलब साथ होता है। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है, अगर मैं इसमें ऐसा हटा दूँ तो बिसाइड यानी होता है बगल में, उसका अर्थ होता है बिसाइड। ये बिसाइड्स है, इसका मतलब होता है के अलावा। तो साथ साथ, के अतिरिक्त, साथ, के अलावा, और बिसाइड्स का मतलब भी के अतिरिक्त या के अलावा होता है। ये भी आपको 1 2 3 4 5 ये भी कनेक्टिव्स हैं जिनमें 2 कर्ता आएंगे। अगर किसी वाक्य में इनमें से कोई सा भी, ढंग से इनको याद करने की कोशिश करें, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, अलॉन्ग विद और बिसाइड्स, 2 सब्जेक्ट्स आएंगे। इफ देर इज दीज 5 कनेक्टिव्स इन एनी सेंटेंस, then there will be 2 subjects definitely, because these are connectives, and if these are connectives then they will connect to the 2 subjects. Then you have to use helping verb according to the first subject. दोबारा समझिए, अगर ये पांचों के पांचों जो कंजक्शंस हैं किसी वाक्य में आएंगे, तो एक कर्ता इनके पहले आएगा हमेशा यहाँ, और एक कर्ता इनके यहाँ आएगा बाद में। जैसे मैंने पिछले वाले नियम बताया था, पिछले वाले में क्या था, दूसरे कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, और इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर आपका पहला कर्ता क्या है, दूसरे कर्ता से कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसको मैं कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझाता हूँ। दोबारा सुनो, नियम क्या है। पहला नियम ये था, अगर वो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर आए तो सेकंड कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। जबकि अगर ये पांचों आ जाएं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। देखिए, कुछ बातें इसमें अपन कोशिश करते हैं कि उदाहरणों से इस बात को हम क्लियर करें। जो हमने समझा है वही 3-4 उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ। पहला सुनिए, सीमा एज वेल एज माई ब्रदर डॉट 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 डांसिंग, कोष्टक में है इज एम आर, इज एम आर। ढंग से इस क्वेश्चन को आप देखिए, एग्जाम्पल है ये। दूसरा देखो, आई एज वेल एज यू। चलो, एज वेल एज का हमने दे दिया। दूसरा ले लेते हैं, 4 एग्जाम्पल थे, एक विद का दे देता हूँ। आई विद यू, डॉट 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 गोइंग टू मार्केट। वही इज एम आर आपके खालिस्तान में बनना है, एक इज एम आर। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, गीता अलॉन्ग विद बबीता, डॉट 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 इन क्लास 11th। कोष्टक में है रीड या रीड्स। देखिए, तीनों एग्जाम्पलों से इस दूसरे नियम को अपन समझते हैं। देखिए, सीमा देखते हमें याद आ गया एज वेल एज, और मैंने ये कहा एज वेल एज कनेक्टिव आते ही दिमाग में हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए कि एज वेल एज अगर आ गया तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार बनना है अपन को। पहला सब्जेक्ट है सीमा, इसमें लिख दो सब्जेक्ट फर्स्ट है सीमा। माई ब्रदर ये है सब्जेक्ट सेकंड। अब यहाँ तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं है,
पहला सब्जेक्ट भी एक वचन है, दूसरा भी एक वचन है। कन्फ्यूजन तो जब होता जब दोनों में अलग अलग होता, एक वचन होता, दूसरा बहुवचन होता। फिर भी अपन देखते हैं, हमें माई ब्रदर से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अब ब्रदर्स कर दूं, अब बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ब्रदर्स बहुवचन है, इधर सीमा एक वचन है। अब लड़का कंफ्यूज होगा। अक्सर यहाँ हर बच्चा गलती करने की सोचता है। वो देखता है कि माई ब्रदर्स के बाद में खालिस्तान है, और माई ब्रदर्स को देखते ही वो 100% आर भरेगा, जबकि बिल्कुल 100% गलत है वो। हमें सीमा को देखना है एज वेल एज के कारण सीमा, इसलिए यहाँ आर ने आकर सीमा एक वचन है, तो यहाँ उत्तर आएगा इज। ये आप ढंग से देखो, माई ब्रदर के बाद में, माई ब्रदर्स के बाद में इज आ रहा है, क्योंकि हमारे को माई ब्रदर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सीमा, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट इज सीमा, नॉट माई ब्रदर्स। यहाँ आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में आई विद यू, यहाँ तो लड़का 100% गलत करने की सोचेगा। यू के बाद में खालिस्तान है, वो सिर्फ ये देखेगा कि यू के बाद में खालिस्तान है। कितना इजी क्वेश्चन है, मैं तो आर भरूंगा इसमें, जबकि ये इजी नहीं, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इतना ही टिपिकल क्यों है ये देखो, यू के बाद में खालिस्तान आदि क्लास गलत भरती है। उसको ये पता नहीं कि यहाँ पर यू नहीं है, विद का लफड़ा है। विद एक ऑब्जेक्ट, एक कनेक्टिव्स है, और इससे जुड़े हुए हैं एक सब्जेक्ट है आई और एक सब्जेक्ट है यू। अब आई के कारण आएगा एम और यू के कारण आएगा आर, लेकिन हमें आर भरें या एम, तो इसको हमें देखना है कि विद का ये नियम है कि भाई पहला सब्जेक्ट कौन सा है, और पहला सब्जेक्ट है आई, तो आई के कारण एम आएगा। आप देखो कितना अटपटा लग रहा है आपको, आई विद यू और यू के बाद में एम आ रहा है। आपने तो यू के बाद में आर ही देखा था, यहाँ तो यू के बाद एम आ रहा है, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखो ये प्रभावहीन है, ये यू से कोई मतलब नहीं है। अपना तो आई है, क्योंकि कनेक्टिव विद से जुड़ा हुआ है, इसलिए आई के कारण यहाँ एम आ रहा है। यू यहाँ सेकंड सब्जेक्ट है, और सेकंड सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए गीता अलोंग विद बबीता, अब यहाँ तो इजी क्वेश्चन हो गया, गीता भी एक वचन है, बबीता बहुवचन है, फिर भी हमें गीता को देखेंगे। और अब ये बड़ा समझने वाली बात है, रीड एंड रीड्स। ये पहले वीडियो मैंने बताया था कि रीड बहुवचन होता है और एस लगते ही एक वचन, तो रीड से एक वचन है। किसी भी मुख्य क्रिया के एस अथवा ईएस लगा हुआ है तो वो एक वचन है, और अगर एस ईएस लगा हुआ नहीं है तो वो बहुवचन है। तो यहाँ आएगा रीड्स, ये उत्तर है इसका, रीड्स। तो विद्यार्थियों, ये दो नियमों के माध्यम से मैंने 8-10 कनेक्टिव्स को समझा दिया है। आप लोग ढंग से दोनों क्वेश्चनों को, दोनों रूल्स को, दोनों जो नियम है उनको ढंग से समझिए। और इतना अच्छा है, कंपटीशन लेवल की इंग्लिश है ये, कंपटीशन में कभी गलत नहीं करेंगे आप। दोनों में एक एक क्वेश्चन भी अगर आपके आ जाता है तो कंपटीशन में 1 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब मैं अगला नियम नंबर 3 आपको समझा रहा हूँ। 8-10 नियम हैं जिनको समझने के बाद में आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन कटने का नहीं हो सकता। इसमें ये ग्रामर के हैं, इनमें कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनको आपको याद करना है। तीसरी चीज़ देखो, एक शब्द है मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ढंग से समझो। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकांश। जैसे मैं कहूँ अधिकांश सेब सड़े हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। मैं कहूँ अधिकांश लड़के नारायणपुर से बिलोंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू नारायणपुर। अधिकांश जो भी मैं कहूँ, अधिकांश जो बोर्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं तो मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स आर ब्लैक। तो मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है। मोस्ट ऑफ के बाद में जैसे मैं कहूँ मोस्ट ऑफ, कोई भी चीज़ बोल दूँ, मोस्ट ऑफ चेयर, मोस्ट ऑफ चेयर, या मोस्ट ऑफ एप्पल, या मोस्ट ऑफ बुक। इसको ढंग से समझो। मोस्ट ऑफ के बाद में अगर कोई भी नाउन एक वचन है, केवल एक है, जैसे मैं कहूँ ये मार्कर है, अब ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक वाइट है, थोड़ा सा ये ब्लैक है,
तो मैं कहूँ मोस्ट ऑफ मार्कर, क्योंकि एक मार्कर है उसका अधिकांश हिस्सा, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकांश, तो मोस्ट ऑफ मार्कर, मार्कर्स नहीं बोल रहा हूँ, मार्कर बोल रहा हूँ, ढंग से समझिए, बहुत अच्छा नियम है, आनंद आएगा आपको ग्रामर के अंदर पढ़ने में। तो एक पेन था, एक मार्कर था, उसका अधिकांश हिस्सा वाइट है, इसका मतलब एक से तो कम ही हुआ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तो एक पेन है, उसका 60%, 70%, 80% हिस्सा अगर वाइट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से तो कम ही है। तो मोस्ट ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन एक वचन हो, मोस्ट ऑफ चेयर, मोस्ट ऑफ बुक, जैसे अभी कहा मैंने मोस्ट ऑफ मार्कर, मार्कर का अधिकांश हिस्सा, कोई भी चीज़ कह दूं मैं कि आपकी कोई भी चीज़ ले लो आपकी अधिकांश जो हमारी साइकिल का हिस्सा है वो ब्लैक है, तो मोस्ट पार्ट कह दो, या मोस्ट ऑफ साइकिल इज रेड, इज वाइट, इज ब्लैक, ये आएगा। देखो मोस्ट ऑफ मार्कर एक वचन है तो मार्कर का अधिकांश हिस्सा, अब मैं आगे आर नहीं बोलूँगा, इज वाइट बोलूँगा। तो यदि मोस्ट ऑफ के बाद में एक वचन नाउन हो तो हमेशा एक वचन ही हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे में से अधिकांश स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आगे मैं कहूँ इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है। अब यहाँ अगर आपको मैं दे दूँ कि इज एम आर में से एक भरिए, इज एम आर, अब आपको ये देखना है कि मोस्ट का मतलब अधिकांश है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, अधिकांश विद्यार्थी, इसका मतलब एक से ज़्यादा विद्यार्थी, आपकी क्लास के अधिकांश विद्यार्थी, अब आएगा आर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर ये होता मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एक वचन होता तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है। तो दोबारा सुनिए, मोस्ट ऑफ के बाद में अगर नाउन एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगी, और मोस्ट ऑफ के बाद अगर हेल्पिंग आपकी नाउन बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन आएगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके क्लियर कर देता हूँ। तो देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मोस्ट ऑफ कितना अच्छी बात है कि मोस्ट का भी कोई याद कर ले कि मोस्ट के साथ क्या आएगा, तो मोस्ट के साथ आगे क्या है ये इस पर डिपेंड करता है। देखिए मोस्ट ऑफ बुक्स डॉट 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 सोल्ड, और वही है इज एम आर, मोस्ट ऑफ बुक्स लिख दिया है मैंने। दूसरा है मोस्ट ऑफ एप्पल, दो ही नियम हैं, दोनों ही एग्जाम्पल से आपके दोनों नियम जो समझ में आ जाएंगे। और आगे है रोटन, रोटन का मतलब सड़ा हुआ, और वाजवर में से एक लिख देते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ बुक्स, मोस्ट ऑफ के बाद में हमारा तो ये नियम था कि मोस्ट ऑफ के बाद में बुक है या बुक्स, बुक्स है, अधिकांश किताबें आर सोल्ड, बेची हुई हैं, तो यहाँ पर बुक्स है इसलिए यहाँ आएगा आर। लेकिन यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ एप्पल, एप्पल एक है, यानी एक सेब का अधिकांश हिस्सा सड़ा हुआ है, बहुत सारे सेबों का नहीं, केवल एक सेब का अधिकांश हिस्सा। अब एक सेब का अधिकांश हिस्सा कितना हो सकता है भाई, उसका पूरा सेब भी सड़ गया, जब भी एक वचन है, सेब ही एक है, उसका अधिकांश हिस्सा सड़ गया, इसका मतलब एक वचन ही है। अरे एक से कमी तो है, अब वो 0.9 हो सकता है, 0.8, 0.7, कितना भी हो, लेकिन एक से तो कमी होगा ना। तो मोस्ट ऑफ एप्पल इज रूटन, तो ये तीसरा नियम भी मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। देखो आपकी 11वीं के अंदर आपकी छुट्टियां और ये महामारी जो चली है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ पाठ हटाए हैं, ग्रामर पूरी की पूरी है। नए सिलेबस जो आया था उसमें 30% सिलेबस गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, लेकिन वो केवल किताब के कुछ पाठ हटाए गए हैं।
पहले जो किताब थी सरकार ने बीच में दूसरी किताब लगा दी, अब वापस वही पुराने वाली किताब आ चुकी है, लेकिन उसके कुछ पार्ट हटाए गए हैं, बाकी पूरी ग्रामर है। और 11वीं में आपको ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो पढ़ाया जाए उसको नोट ज़रूर करना है। नोट करते समय सफाई से आपको करना है, क्योंकि जितनी सफाई से आप करोगे आपकी हैंड राइटिंग इस छुट्टियों में, इस महामारी के अंदर कम से कम हैंड राइटिंग तो बहुत सुंदर हो सकती है, क्योंकि एक विद्यार्थी का आभूषण उसकी हैंड राइटिंग होती है, ध्यान रखना। एक विद्यार्थी की पहचान बोर्ड एग्जामिनर के पास उसकी शक्ल नहीं जाती, उसकी सुंदर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जाती है। अगर आपकी कॉपी बहुत सुंदर है तो एग्जामिनर सोचेगा लड़का बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, और एक काल्पनिक चित्र उसके दिमाग में बन जाता है कि लड़का वास्तव में इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर आपकी कॉपी बहुत अगली है, बहुत भद्दी है, इस तरह से कटिंग है और आप सफाई से काम नहीं करते, तो एक काल्पनिक इमेज बन जाती है एग्जामिनर के दिमाग में कि आप तो वास्तव में बहुत अच्छे लड़के नहीं हो सकते, और उसी के हिसाब से फिर नंबर कम दे देता है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश का साइंस में विशेष योगदान है। अगर आपको टॉप करना है क्लास तो हिंदी इंग्लिश को साथ लेके चलना है, क्योंकि हर साल हम लोग यही देखते हैं जिस स्कूल के हिंदी इंग्लिश में टॉप जो लड़का नंबर लाता है वही नारायणपुर क्षेत्र साइंस में टॉप करता है। तो आप लोग थोड़ा सा विशेष इंग्लिश की ग्रामर पे ध्यान दो। कितने अच्छे अच्छे नियम, मैंने 4 नियम आपको पढ़ा दिए। 5वां 3 नियम हो गए शायद, हाँ 3 हो गए, 4था नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो 2 नियम तो मैंने पढ़ा दिए बिल्कुल कंपैरिजन करके, कि अगर किसी वाक्य में कंजक्शन जुड़ी हो, आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो और, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, ये सब हों तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर मोस्ट का बता दिया है, बिल्कुल मोस्ट जैसा ही एक सब्जेक्ट है देयर। देयर के बारे में आपकी जानकारी नहीं है, मैं इसको सटीक और अच्छी तरह से आपके मात्र 2 मिनट में ये ऐसी समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में कभी आप देयर संबंधी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। देयर कोई पूछे कि देयर के साथ क्या आता है, किसी वाक्य के शुरू में देयर आ जाए, देयर इज ए बुक इन द क्लास, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज ए मार्कर इन माई हैंड। देयर के साथ इन सारे वाक्य में देखिए इज आ रहा है। अब मैं देयर के साथ आर वाले वाक्य भी बोल देता हूँ। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, there are many buses on the road, there are many teachers in the school, there are many girls in the class। अब आप ढंग से देखें तो देयर के बाद में इज भी आता है, देयर के बाद आर भी आता है, देयर के साथ वाज भी आता है, देयर के साथ वर भी आता है, देयर के साथ हैव भी आता है, तो देयर के साथ हैज भी आता है। अब नियम क्या है, हकीकत में क्या है, मेरा मतलब है देयर एक वचन भी हेल्पिंग वर्ब यूज करता है और बहुवचन भी। तो इसके लिए 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उनको आप ढंग से समझें और कभी भी गलती करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। देयर डॉट 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 ए पेन इन माई हैंड, और दूसरा है देयर आर 2 पेन्स इन माई हैंड। इसमें भी इज एम आर और इसमें भी इज एम आर। इज एम आर है, दोनों में खालिस्तान में आपको भरना है। तो देयर के बाद में यहाँ एक पेन है, इसलिए दोबारा समझो नियम क्या है, देयर के बाद में एक वचन भी आता है, बहुवचन भी आता है। ये निर्भर करता है कि खालिस्तान के बाद में क्या है, वही मोस्ट वाली बात है। मोस्ट के बाद में एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन, तो देयर के बाद में ए पेन है, इसको देखो आप, इसको देख कर, देयर से कोई मतलब नहीं है। देयर देख लिया आपने वाक्य, अगर वाक्य में देर है तो सीधा सा ये है कि खालिस्तान के बाद में क्या है उसको देखो, इसके बाद में क्या है इसको देखो। खालिस्तान के बाद में एक पेन है तो यहाँ एक वचन आएगा इज, खालिस्तान के बाद में 2 पेन्स बहुवचन है तो यहाँ आएगा आर। जैसे और देख लीजिए, देयर ए गर्ल इन द रूम, देयर डॉट 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 ए गर्ल इन द रूम, और वाज वर दे दिया। कोई ज़रूरी थोड़ी है इज एम आर ही भरे, हेल्पिंग वर्ब वाज वर भी भरा सकता है।
अब हमने देखा एक गर्ल है खालिस्तान के बाद में, देयर को देखो और रिक्तिस्तान के बाद देखो। फिर हमने देखा कि वाज वर्ब में से क्या आएगा, तो खालिस्तान के बाद में देखा कि ये गर्ल है इसलिए वाज आएगा। लेकिन ये आ जाए कि देयर डॉट 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 मैनी गर्ल्स इन द रूम। अब आप देखिए इसमें देयर डॉट 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 मैनी गर्ल्स इन द रूम। अब वाज वर्ब में से अगर बनाएगा तो मैनी गर्ल्स आ गया खालिस्तान के बाद में, इसलिए आएगा वर्ब। तो देयर का क्या नियम है, देयर के बाद में अगर खालिस्तान हो तो खालिस्तान के बाद में क्या है, एक वचन नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन, और बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन। देयर के साथ तो दोनों आते हैं। तो ये था बच्चों, आज हम 4 ही रूल्स आपको पढ़ाएंगे, 5वां रूल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से आपकी रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। आप रोज़ इसको जो भी पढ़ाया जाता है उसको नियमित रूप से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जब भी कोई नया वीडियो डाला जाएगा तुरंत आपके पास उसकी सूचना आ जाएगी। इसलिए नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप घंटी को भी दबा करके और इसमें बेल को भी दबा देना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की सूचनाएं इंग्लिश में अच्छी अच्छी बातें डाली जाएंगी जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। इसके अलावा बाकी जो 11वीं के बच्चे हैं जो अभी तक किसी प्रकार की क्लास नहीं ले रहे, उनको आप लोग थोड़ा समझाइए कि आप क्लास लें, क्योंकि 11वीं लोकल तो है लेकिन लोकल बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इंग्लिश में 10वीं की इंग्लिश कुछ नहीं है। अब जा कर के हम लोग जब 11वीं की पूरी ग्रामर पढ़ेंगे, 10वीं में बेसिक जानकारी थी, 10वीं में लेवल 10वीं का था, अब आप 11वीं में तो 11वीं में 11वीं का लेवल है, 12वीं में 12वीं का लेवल है। इसलिए आप लोग ढंग से 11वीं के अंदर कम से कम इंग्लिश की हैंड राइटिंग सुधारनी है, आपको ग्रामर अच्छी करनी है और नियमित रूप से पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।